और अपनी आजादी के करीब 250 सालों के इतिहास में अमेरिका 225 से ज्यादा सालों तक अंग्रेजी हुकूमत की छोटी सी कॉलोनी दुनिया का सबसे ताकतवर देश कैसे बन गया। शर्त रखी गई कि जब तक अमेरिकी लोग फेंकी गई चाय का मुआवजा नहीं देते तब तक बंदरगाह नहीं खुलेगा। इस दस्तावेज में लिखा था कि हम अब ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, हम एक आजाद देश हैं। जब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? द अमेरिकन ड्रीम, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री। अमेरिका खुद को दुनिया का ग्लोबल पुलिसमैन कहता है। उसका दावा है कि वो दुनिया में शांति और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा है। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखेंगे तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अमेरिका की स्थापना 1776 में हुई थी और अपनी आजादी के करीब 250 सालों के इतिहास में अमेरिका 225 से ज्यादा सालों तक किसी ना किसी युद्ध में शामिल रहा है। यानी इतिहास के 90% हिस्से में अमेरिका युद्ध लड़ रहा था। अंग्रेजी हुकूमत की एक छोटी सी कॉलोनी दुनिया का सबसे ताकतवर देश कैसे बन गया? क्या युद्ध अमेरिका की मजबूरी थी या फिर सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है? आज के इस वीडियो में मैं अमेरिका के उन प्रमुख युद्धों का विश्लेषण करूंगी जिन्होंने न सिर्फ अमेरिका के नक्शे को बदला बल्कि पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1775 की आजादी की लड़ाई से लेकर इराक और अफगानिस्तान के धूल भरे मैदानों तक, जब अमेरिकी उपनिवेशवासियों ने ब्रिटिश टी एक्ट का विरोध करते हुए बॉस्टन हार्बर में चाय की पेटियां फेंक दी, इसके जवाब में ब्रिटिश संसद ने 1774 में इंटॉलरेबल एक्ट्स पारित किए जिनमें बॉस्टन पोर्ट एक्ट सबसे कठोर था। अंग्रेजों ने बॉस्टन बंदरगाह बंद कर दिया। शर्त रखी गई कि जब तक अमेरिकी लोग फेंकी गई चाय का मुआवजा नहीं देते तब तक बंदरगाह नहीं खुलेगा। यह मैसाचुसेट्स के लोगों की आजीविका पर सीधा हमला था क्योंकि बंदरगाह उनकी आमदनी का मुख्य जरिया था। मैसाचुसेट्स कॉलोनी की राजधानी और सरकारी मुख्यालय को बॉस्टन से हटाकर सालेम भेज दिया गया, यानी अपने ही राज्य में लोगों की सुनने वाला कोई नहीं रहा। मैसाचुसेट्स की सेल्फ गवर्नेंस सीमित कर दी गई। पहले वहां के लोग अपने स्थानीय मामलों में खुद फैसले ले सकते थे, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने उन पर पूरा नियंत्रण कर लिया और यहीं से ब्रिटिश हुकूमत का विरोध शुरू हो गया। सभी 13 उपनिवेशों यानी कॉलोनीज में आक्रोश फैल गया। इसी के विरोध में नारा गूंजा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। यह सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी बल्कि सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत थी। सितंबर 1774 में सभी कॉलोनीज के नेता फिलाडेल्फिया शहर में इकट्ठा हुए, जिसे फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस कहा गया। यहां सबने मिलकर फैसला किया कि हम ब्रिटेन की बात नहीं मानेंगे और उनके सामान का बहिष्कार करेंगे। ब्रिटिश सेना के कमांडर जनरल थॉमस गेज को पता चला कि अमेरिकन लोग कॉनकॉर्ड नाम की जगह पर हथियार और गोला बारूद छुपा रहे हैं। उसने 18 अप्रैल 1775 की रात को 700 ब्रिटिश सोल्जर्स को भेजा कि जाओ और उन हथियारों को जब्त कर लो। 19 अप्रैल की सुबह जब ब्रिटिश सैनिक लेक्सिंगटन गांव पहुंचे तो वहां 70 अमेरिकन लोग बंदूकें लेकर खुले मैदान पर खड़े थे। दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने थी। अचानक किसी ने गोली चला दी। हालांकि आज तक कोई नहीं जानता कि पहली गोली किसने चलाई। इस झड़प में 8 अमेरिकी लड़ाके मारे गए। इस पहली गोली को बाद में शॉट हर्ड राउंड द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में सुनी गई गोली कहा गया, क्योंकि इसी गोली ने अमेरिकी आजादी की लड़ाई की शुरुआत कर दी। जब लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिकन कॉलोनीज को एहसास हुआ कि अब असली युद्ध होने वाला है।
उन्हें एक मजबूत लीडर और सेना की जरूरत थी। जून 1775 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने जॉर्ज वॉशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ बनाया। वॉशिंगटन एक अनुभवी सैनिक थे और वर्जीनिया के एक रिस्पेक्टेड, सम्मानित नेता थे। 4 जुलाई 1776 को 13 कॉलोनीज ने मिलकर आजादी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इस दस्तावेज में लिखा था कि हम अब ब्रिटेन के गुलाम नहीं हैं, हम एक आजाद देश हैं। यह अमेरिकी इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन आजादी की घोषणा करना आसान था, उसे हासिल करना बहुत मुश्किल। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर ब्रिटिश एम्पायर और दूसरी तरफ वॉशिंगटन के पास किसानों और आम नागरिकों की कॉन्टिनेंटल आर्मी। लगातार हार और छोटी मोटी जीत के बाद अक्टूबर 1777 में एक टर्निंग पॉइंट आया जब साराटोगा की लड़ाई में अमेरिकन फोर्सेस ने ब्रिटिश जनरल जॉन बुरगोइन को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। यह जीत इतनी बड़ी थी कि फ्रांस को भी लगा कि अमेरिका तो ब्रिटेन को हरा सकता है। फ्रांस पहले से ही ब्रिटेन से नाराज था। उसने 1778 में अमेरिका का साथ देने का फैसला किया। फ्रांस ने सेना, हथियार, पैसा और सबसे जरूरी एक मजबूत नौसेना भेजी। इससे युद्ध का पूरा नक्शा बदल गया। अक्टूबर 1781 में वर्जीनिया के यॉर्कटाउन में निर्णायक लड़ाई हुई। इसमें हार के बाद ब्रिटिश सरकार समझ गई कि अब युद्ध जीतना नामुमकिन है। 3 सितंबर 1783 को पेरिस में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, ट्रीटी ऑफ पेरिस, जिसमें किंग जॉर्ज III ने उन 13 कॉलोनीज की स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता दी। इस तरह 8 साल की खूनी लड़ाई के बाद अमेरिका आखिरकार एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र बन गया। एक छोटी सी कॉलोनी ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को हरा दिया। इस युद्ध ने दुनिया को पहला लिखित संविधान और लोकतंत्र दिया। लेकिन याद रहे, यह युद्ध आत्मरक्षा और अस्तित्व के लिए था। अभी तक अमेरिका का कोई ग्लोबल एम्बिशन नहीं था। आजादी मिलने के बाद अमेरिका अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहता था। उस समय एक विचारधारा बहुत लोकप्रिय हुई, मैनिफेस्ट डेस्टिनी, जैसे कहते हैं ना, अपनी किस्मत खुद लिखो। अमेरिका पूरे महाद्वीप पर अपना विस्तार करना चाहता था, अटलांटिक महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक। लेकिन रास्ते में एक बड़ी रुकावट थी, मेक्सिको। आज आप अमेरिका के जिन राज्यों को जानते हैं, टेक्सास, कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह, एरिजोना, ये सब उस वक्त मेक्सिको का हिस्सा थे। असली समस्या टेक्सास को लेकर थी। 1836 में टेक्सास ने मेक्सिको से अपनी आजादी की घोषणा कर दी और एक स्वतंत्र गणतंत्र बन गया। 1845 में अमेरिका ने टेक्सास को अपने देश में शामिल कर लिया। लेकिन मेक्सिको ने अभी तक टेक्सास की आजादी मानी ही नहीं थी। उनके हिसाब से टेक्सास मेक्सिको का हिस्सा था। दूसरी समस्या सीमा को लेकर थी। अमेरिका का दावा था कि टेक्सास की सीमा रियो ग्रांड नदी तक है। मेक्सिको का कहना था कि सीमा न्यूसिस नदी तक है, जो रियो ग्रांडे से काफी उत्तर में थी। इन दोनों नदियों के बीच एक बड़ा इलाका था और दोनों देश उस पर अपना दावा कर रहे थे। अप्रैल 1846 में रियो ग्रांड के पास मेक्सिकन और अमेरिकन सैनिकों के बीच झड़प हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स के पॉल्क ने इसे युद्ध का कारण बना दिया और कांग्रेस से युद्ध की घोषणा करवा ली। मई 1846 में औपचारिक रूप से युद्ध शुरू हो गया। अमेरिकी सेना ने 3 दिशाओं से हमला किया, उत्तरी मेक्सिको, कैलिफोर्निया और राजधानी मेक्सिको सिटी की ओर। सितंबर 1847 में मेक्सिको सिटी पर कब्जा कर लिया गया। जल्द ही कैलिफोर्निया भी अमेरिकन फोर्सेस के नियंत्रण में आ गया। फरवरी 1848 में जब युद्ध खत्म हुआ तो मेक्सिको को भारी कीमत चुकानी पड़ी। समझौते के तहत मेक्सिको को अपने देश का लगभग आधा हिस्सा अमेरिका को देना पड़ा। इसमें शामिल थे आज के कैलिफोर्निया, नेवाडा, उटाह, एरिजोना, न्यू मेक्सिको और कोलोराडो। इसके अलावा व्योमिंग के कुछ हिस्से भी। बदले में अमेरिका ने उन्हें मात्र $15 मिलियन दिए। इस युद्ध ने अमेरिका को महाद्वीपीय शक्ति यानी कॉन्टिनेंटल पावर बना दिया। अमेरिका अब अटलांटिक से पैसिफिक तक फैल गया था। लेकिन एक नई समस्या पैदा हो गई कि इन नए प्रदेशों में गुलामी प्रथा को अनुमति दें या नहीं। यही विवाद आगे चलकर 1861 के अमेरिकी गृह युद्ध का एक बड़ा कारण बना। 6 नवंबर 1860 को जब इब्राहिम लिंकन ने राष्ट्रपति चुनाव जीता तो दक्षिणी राज्यों को लगा कि अब उनकी गुलामी से होने वाली कमाई खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि लिंकन गुलामी के खिलाफ थे। इस डर से फरवरी 1861 में 7 दक्षिणी राज्यों ने अमेरिका से अलग होने का फैसला कर लिया और अपना नया देश बना लिया।
नाम रखा कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना और टेक्सास ने ये कदम उठाया। बाद में वर्जीनिया, अरकानसास, टेनेसी और नॉर्थ कैरोलिना भी इसमें शामिल हो गए। 12 अप्रैल 1861 को साउथ कैरोलिना में गोलीबारी हुई और यहीं से गृह युद्ध की शुरुआत हो गई। प्रेसिडेंट लिंकन ने साफ कह दिया कि वो देश को टूटने नहीं देंगे और जरूरत पड़ी तो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह 23 उत्तरी राज्य और 11 दक्षिणी राज्य आमने सामने आ गए। जुलाई 1863 में पेंसिल्वेनिया में 3 दिन तक भयानक लड़ाई चली, जो इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट बनी और इसके बाद यूनियन की जीत तय हो गई। आखिरकार 9 अप्रैल 1865 को कॉन्फेडरेट सेना ने यूनियन के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह 4 साल के इस भयानक युद्ध का अंत हुआ। इसने अमेरिका में गुलामी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और देश को एक संयुक्त राष्ट्र बनाए रखा। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। लाखों लोगों की जान गई और देश के घाव कई दशकों तक नहीं भरे। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिका एक मजबूत देश तो बन चुका था, लेकिन दुनिया में अब भी उसे एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में ही देखा जाता था। अब अमेरिका की नजर समंदर पार थी। उस वक्त स्पेन एक डूबता हुआ साम्राज्य था और उसके कब्जे में क्यूबा, प्यूर्टो रिको और फिलीपींस थे। क्यूबा के लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। अमेरिका क्यूबा में अपने व्यापारिक हितों को लेकर चिंतित था और साथ ही वहां के लोगों के प्रति सहानुभूति भी रखता था। 15 फरवरी 1898 की शाम हवाना बंदरगाह के नजदीक अमेरिकी जहाज यूएसएस मेन में भयानक विस्फोट हुआ। इस हादसे में 266 अमेरिकी नाविक और सैनिक मारे गए। अमेरिका ने बिना पूरी जांच किए इसका आरोप स्पेन पर लगा दिया। हालांकि आज भी यह साफ नहीं है कि विस्फोट का असली कारण क्या था। अमेरिकी अखबारों ने पहले पेज पर छापा, रिमेंबर द मेन, टू हेल विद स्पेन। इस हेडलाइन ने जनता के अंदर राष्ट्रवाद की आग भड़का दी और 21 अप्रैल 1898 को स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा हो गई। युद्ध सिर्फ 3 महीने चला और अमेरिका ने स्पेन को पूरी तरह हराया। 1 मई 1898 को कॉमोडोर जॉर्ज डेवी के नेतृत्व में अमेरिकी नौसेना ने फिलीपींस की मनीला खाड़ी में स्पेनिश बेड़े को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह नौसेना इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाई में से एक थी। क्यूबा में भी अमेरिकी सेना ने स्पेनिश बेड़े को हरा दिया। 13 अगस्त 1898 को युद्ध खत्म हो गया। 10 दिसंबर 1898 को पेरिस में संधि पर हस्ताक्षर हुए। ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत स्पेन ने क्यूबा को आजाद कर दिया, जबकि प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस को अमेरिका को सौंप दिया। फिलीपींस के बदले में अमेरिका ने स्पेन को $20 मिलियन दिए। इस युद्ध ने अमेरिका को साम्राज्यवादी शक्ति बना दिया। अब अमेरिका सिर्फ अपने महाद्वीप तक सीमित नहीं था, उसकी सेना एशिया और कैरिबियन तक पहुंच चुकी थी। विश्व शक्ति के तौर पर स्पेन का अंत हो गया और अमेरिका ने वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना ली। उन्नीस 1914 में यूरोप में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का मानना था कि यूरोप का झगड़ा है और अमेरिका को इसमें नहीं उलझना चाहिए। लेकिन 3 साल बाद हालात बदल गए और अमेरिका को युद्ध में कूदना पड़ा। पहली बड़ी घटना 7 मई 1915 को हुई, जब जर्मन सबमरीन ने ब्रिटेन के यात्री जहाज को टॉर्पीडो मारकर डुबो दिया। इस हादसे में 1198 लोग मारे गए, जिनमें 128 अमेरिकी भी शामिल थे। अमेरिकी जनता में इससे भारी गुस्सा फैल गया। जर्मनी को दबाव में आकर सबमरीन अटैक्स बंद करने पड़े। लेकिन 1917 की शुरुआत में जर्मनी ने फिर से पनडुब्बी से हमला किया। जर्मनी जानता था कि इस हरकत से अमेरिका युद्ध में आ सकता है, लेकिन उनकी रणनीति कुछ अलग थी। उसने सोचा अमेरिका के आने से पहले ही वो ब्रिटेन को हरा देगा। फरवरी-मार्च 1917 में कई अमेरिकी कार्गो शिप्स बिना चेतावनी डुबो दिए गए। फिर आई जिमरमैन टेलीग्राम की घटना, जिसने अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। 16 जनवरी 1917 को जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आर्थर जिमरमैन ने मेक्सिको के राष्ट्रपति को एक कोडेड मैसेज भेजा, जिसमें जर्मनी ने मेक्सिको को ऑफर दिया। ऑफर क्या था? अगर तुम अमेरिका के खिलाफ युद्ध में हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें टेक्सास, न्यू मैक्सिको और एरिजोना वापस दिलवा देंगे। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने यह टेलीग्राम इंटरसेप्ट कर लिया और अमेरिका को दिखा दिया। अमेरिकी जनता में इससे भारी आक्रोश फैल गया। 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिकी सैनिकों के आने से मित्र राष्ट्रों को बहुत बल मिला। अमेरिका ने कई अहम लड़ाइयों में हिस्सा लिया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हुआ। कुल मिलाकर अमेरिका के 1,15,660 सैनिक मारे गए।
1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पर साइन हुए। हालांकि अमेरिकी संसद ने इसका समर्थन नहीं किया। इस युद्ध ने अमेरिका को एक प्रमुख विश्व शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। उन्नीस में यूरोप में फिर से युद्ध शुरू हुआ। यह था दूसरा विश्व युद्ध। अमेरिका ने इस बार भी शुरुआत से न्यूट्रल रहने का फैसला किया, लेकिन 7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने हवाई के पर्ल हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। जापानीज बॉम्बर्स ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर भयानक हमला किया। अचानक हुए इस हमले में 2403 अमेरिकी मारे गए। अगले दिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस में भाषण दिया और इस दिन को अ डेट व्हिच विल लिव इन इन्फेमी कहा। इसके बाद अमेरिका युद्ध में कूद गया। अमेरिका ने 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी, यूरोप में जर्मनी और इटली के खिलाफ, पैसिफिक में जापान के खिलाफ। 6 जून 1944 को डी डे के नाम से मशहूर नॉर्मैंडी इन्वेजन हुआ। फ्रांस के नॉर्मैंडी में उटाह और नाहा, गोल्ड, जूनो और स्वॉर्ड बीच पर लड़ाइयां हुई। इस आक्रमण ने जर्मनी की हार तय कर दी, लेकिन पैसिफिक में जापान लड़ता रहा। अमेरिकी सेनाओं ने आइलैंड हॉपिंग स्ट्रैटेजी, द्वीप दर द्वीप रणनीति अपनाई और एक-एक करके जापानीज आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया, लेकिन जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था। तब अमेरिका ने सबसे विवादास्पद और भयानक निर्णय लिया, परमाणु बम का इस्तेमाल। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकन बॉम्बर एनोला गे ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम गिराया। इस धमाके में एक साथ 70,000 लोग मारे गए। साल के अंत तक रेडिएशन की वजह से मरने वालों की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई। शहर के 2/3 हिस्से में तबाही हुई। लोगों के चेहरे, हाथों की त्वचा गिरने लगी, चेहरे भयानक रूप से सूज गए। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन बॉम्ब गिराया गया। यह बॉम्ब लक्ष्य से 1 मील दूर गिरा, फिर भी आधा शहर तबाह हो गया। एक ही बार में 40,000 लोग मारे गए। साल के अंत तक रेडिएशन के कारण से मरने वालों का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच गया। उस बर्बादी के जख्म आज भी जापान में मौजूद हैं। इन दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स की भयावहता देखकर जापान ने सरेंडर कर दिया। 15 अगस्त 1945 को युद्ध समाप्त हो गया। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों के अलावा जापान और चीन पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। उनकी फैक्ट्रियां, शहर, इकोनॉमी सब तबाह हो गए। लेकिन अमेरिका की धरती पर पर्ल हार्बर को छोड़कर एक भी बम नहीं गिरा। अमेरिका की फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थी। अमेरिका पूरी दुनिया को सामान, हथियार और पैसा दे रहा था। यही वो समय था जब डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना और अमेरिका दुनिया का एकमात्र सुपर पावर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया 2 खेमों में बंट गई। अमेरिका के नेतृत्व वाला कैपिटलिस्ट खेमा और सोवियत यूनियन के नेतृत्व वाला कम्युनिस्ट खेमा। कोरिया इसी कोल्ड वॉर का पहला बड़ा युद्ध क्षेत्र बना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आखिर में जापान ने कोरिया को छोड़ दिया। 1945 में एक लाइन खींचकर कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लाइन के उत्तर में सोवियत यूनियन ने जापानियों का समर्पण स्वीकार किया और दक्षिण में अमेरिका ने। कुछ समय बाद उत्तर कोरिया में वामपंथी सरकार बनी जिसे सोवियत यूनियन का समर्थन था, और दक्षिण कोरिया में अमेरिका के समर्थन वाली लोकतांत्रिक सरकार बनी। 25 जून 1950 को नॉर्थ कोरिया ने लाइन पार करके साउथ कोरिया पर हमला कर दिया। पहले सीमा के करीब हमले किए और फिर राजधानी सोल की तरफ बढ़ने लगे। यूनाइटेड नेशंस ने तुरंत साउथ कोरिया की मदद का फैसला किया और अमेरिकन जनरल डगलस मैकार्थर के नेतृत्व में यूएन फोर्सेस भेजी। शुरुआत में नॉर्थ कोरिया की सेना तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन यूएन फोर्सेस ने उन्हें पीछे धकेल दिया। अक्टूबर 1950 तक यूएन फोर्सेस ने 1,35,000 नॉर्थ कोरियंस को पकड़ लिया था और करीब 2 लाख नॉर्थ कोरियन सैनिक मारे गए या घायल हुए। यूएन फोर्सेस लाइन पार करके नॉर्थ कोरिया में घुस गईं और चाइना की सीमा की तरफ बढ़ने लगी, जिससे चाइना को खतरा महसूस हुआ तो उसने यूएन को चेतावनी दी, लेकिन मैकार्थर ने नजरअंदाज कर दिया। तभी चाइना ने 2.5 लाख से ज्यादा सैनिक नॉर्थ कोरिया में भेज दिए। इन चाइनीज फोर्सेस ने यूएन ट्रूप्स को फिर से साउथ कोरिया तक वापस धकेल दिया। अगले 2 साल तक उसी लाइन के आसपास भयानक लड़ाई चलती रही। जुलाई 1951 में शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन लड़ाई जारी रही। आखिरकार 27 जुलाई 1953 को कोरियाई युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस युद्ध विराम ने जंग को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन कभी किसी स्थायी शांति संधि पर साइन नहीं हुए।
बैटल लाइन को ही नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बाउंड्री बना दिया गया। इस युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। अमेरिका के 33,629 सैनिक मारे गए, साउथ कोरिया के 58,217, नॉर्थ कोरिया और चाइनीज सैनिकों के हताहतों की संख्या 15 लाख के करीब मानी जाती है। हालांकि कभी आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया। दोनों कोरिया में 10 लाख से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। वियतनाम युद्ध अमेरिका के इतिहास का सबसे विवादास्पद युद्ध था। ये पहला युद्ध था जो पूरी तरह से टीवी पर प्रसारित हुआ और लोगों ने अपने घर में बैठकर युद्ध की भयावहता देखी। और देखिए ना, 20 साल चला ये। फ्रांस की तरह ही अमेरिका वियतनाम में डोमिनो थ्योरी की वजह से घुसा, यानी डर था कि अगर वियतनाम वामपंथी बन गया तो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया साम्यवाद के हवाले हो जाएगा। शुरुआत में अमेरिका ने सिर्फ सलाहकार और सहायता भेजी, लेकिन 1964 में टोंकिन की खाड़ी की घटना के बाद पूरा युद्ध शुरू हो गया। 2 अगस्त 1964 को वियतनाम की टॉर्पीडो बोट्स ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया। 4 अगस्त को एक और हमले की खबर आई। इन घटनाओं को आधार बनाकर राष्ट्रपति जॉनसन ने कांग्रेस से युद्ध की मंजूरी ले ली। टीवी क्रूज लगातार युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहते थे। वियतनाम से फिल्म टोक्यो भेजी जाती, जहां डेवलप और एडिट होती थी, फिर अमेरिका भेजी जाती थी। अहम खबरें सैटेलाइट के जरिए सीधे दिखाई जाती थी और इसी टीवी कवरेज ने सब कुछ बदल दिया। जनवरी 1968 का तेत आक्रमण इस जंग का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। उत्तरी वियतनाम की सेना और वियत कॉन्ग ने दक्षिण वियतनाम के शहरों और सैन्य केंद्रों पर अचानक हमले किए, लेकिन मिलिट्री टर्म्स में यह आक्रमण असफल रहा। अमेरिकी और दक्षिण वियतनामी बलों ने कुछ ही दिनों या हफ्तों में सभी विद्रोहियों को खदेड़ दिया, लेकिन जब अमेरिकी लोगों ने इसे टीवी पर देखा तो उनको ये हार जैसी लगी। दरअसल अमेरिकी सरकार और सेना महीनों से अपने लोगों को बता रही थी कि युद्ध जीता जा रहा है, दुश्मन कमजोर हो रहा है, जल्दी जीत मिलेगी। लेकिन जब अमेरिकियों ने देखा कि वियत कॉन्ग अमेरिकन एम्बेसी में घुस गए, 100 से ज्यादा जगहों पर एक साथ हमले हो रहे हैं और सड़कों पर खूनी संघर्ष जारी है, तो उन्हें लगा कि अगर हम जीत रहे हैं तो दुश्मन इतना बड़ा हमला कैसे कर सकता है। 16 मार्च 1968 में माई लाई इलाके में नरसंहार की खबर आई, जहां अमेरिकी सैनिकों ने निहत्थे वियतनामी नागरिकों को मार दिया। इसके बाद पूरे देश में दंगे शुरू हो गए। यूनिवर्सिटीज में युद्ध विरोधी प्रदर्शन हुए। युवा अमेरिकी युद्ध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। टेलीविजन कवरेज ने अमेरिकी जनता को भी युद्ध के खिलाफ कर दिया और सरकार पर दबाव बढ़ा। 1973 में अमेरिकी सैनिक वापस लौटने लगे। 30 अप्रैल 1975 को वियत कॉन्ग ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया। साइगोन के पतन से पहले 57,700 लोगों को विमानों से निकाला गया और 73,000 को समुद्र के रास्ते। उत्तर वियतनाम के वामपंथी बलों ने पूरे वियतनाम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में अमेरिका के 58,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। यह पहली बड़ी हार थी जो अमेरिकियों ने टीवी पर देखी। इस युद्ध ने साबित किया कि मीडिया की ताकत कितनी बड़ी होती है। तो अब हम आते हैं 21वीं सदी में। 11 सितंबर 2001 अमेरिकी इतिहास का सबसे काला दिन। अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने 4 यात्री विमानों को अगवा कर लिया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स में टकराए, एक पेंटागन में टकराया और चौथा पेंसिल्वेनिया में गिर गया। इस हमले में 2,977 लोग मारे गए। यह इतिहास का सबसे घातक आतंकवादी हमला था। इस हमले का मास्टरमाइंड था उसामा बिन लादेन, जो अपने आतंकवादी संगठन अल कायदा के साथ अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान की कट्टरपंथी इस्लामी सरकार थी, जिसने बिन लादेन को शरण दे रखी थी। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान को अल्टीमेटम दिया कि उसामा को तुरंत सौंप दो और अल कायदा के सभी ट्रेनिंग कैंप्स बंद करो। तालिबान के नेता मुल्ला उमर ने मना कर दिया और पश्तून परंपराओं के मुताबिक बिन लादेन की मेहमान नवाजी का हवाला दिया। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया। शुरुआत में अमेरिका को तेजी से सफलता मिली। कुछ ही हफ्तों में तालिबान सरकार गिर गई और नई सरकार बनी, लेकिन बिन लादेन भाग निकला और तालिबान ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, जो युद्ध 20 साल तक चला। तो वियतनाम युद्ध की तरह यह भी अमेरिकी इतिहास का एक बहुत लंबा युद्ध है। 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान में लड़ाई जारी रही। अमेरिकी सैनिक सालों तक लड़ रहे थे, लेकिन तालिबान को पूरी तरह हराया नहीं जा सका। 2021 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सैनिकों की वापसी का फैसला किया।
अगस्त 2021 में जैसे ही अमेरिकी सैनिक निकले, तालिबान ने तेजी से पूरे देश पर फिर से कब्जा कर लिया। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया। अमेरिका ने एक विशाल एयरलिफ्ट से 1,23,000 से ज्यादा लोगों को निकाला। 26 अगस्त को काबुल हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 170 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए। 30 अगस्त को आखिरी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। इस 20 साल के युद्ध की कीमत भयानक थी, लाखों मौतें, $2 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च, और अंत में तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। तो नतीजा क्या हुआ? कुछ नहीं, 0, 0। अफगानिस्तान युद्ध के बीच ही अमेरिका ने एक और युद्ध शुरू कर दिया, इराक के खिलाफ। 1979 से इराक में सद्दाम हुसैन का राज था। 2002 से 2003 के बीच राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनकी टीम ने दावा किया कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी बड़े विनाश के हथियार हैं और वो अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को समर्थन दे रहा है। मार्च 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में गठबंधन बलों ने इराक पर हमला कर दिया, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। युद्ध के कुछ ही हफ्तों में बगदाद पर कब्जा हो गया, सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई और वो भाग निकले या छुप गए। दिसंबर 2003 में उन्हें तिक्रित के पास एक गड्ढे में छुपे हुए पकड़ा गया। सद्दाम हुसैन पर इराकी हाई ट्राइब्यूनल में मुकदमा चला। 1982 में उन्हें 148 शिया लोगों की हत्या के आरोप में मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया गया। 5 नवंबर 2006 को फांसी की सजा सुनाई गई। 30 दिसंबर 2006 को सुबह लगभग 6 बजे बगदाद के काजिमेन इलाके में कैंप जस्टिस में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। लेकिन असली समस्या यहीं से शुरू हुई। हमले के बाद पता चला कि इराक में कोई विनाशकारी हथियार था ही नहीं। जिस आधार पर युद्ध शुरू किया गया वो पूरी तरह से गलत निकला। 2006 में राष्ट्रपति बुश ने खुद माना कि इंटेलिजेंस गलत थी। सद्दाम के शासन के गिरने से इराक में एक भयानक खालीपन पैदा हो गया। सुन्नी और शिया समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बगदाद के कई इलाके सांप्रदायिक हिंसा में बर्बाद हो गए। 2007 में अमेरिका ने 1,70,000 सैनिक और भेजे, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। 2008 में बुश ने अमेरिकी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की। 2011 में राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में बचे हुए अमेरिकी सैनिक भी इराक छोड़कर चले गए। इराक युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर दिया। इसी अराजकता से बाद में आइसिस जैसे खूंखार आतंकी संगठन पैदा हुए। अमेरिका ने एक तानाशाह को हटाया, लेकिन बदले में पूरी दुनिया को आतंकवाद की एक नई लहर दे दी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ने इराक पर हमला कच्चे तेल के लिए किया था, विनाशकारी हथियारों का सिर्फ बहाना था। अब मौजूदा समय की बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी बेहद आक्रामक हो गई है। जनवरी 2026 में 3 अलग अलग देशों को लेकर अमेरिकी धमकियां और कार्रवाई देखने को मिली है। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दी है। 9 जनवरी को उन्होंने कहा, हम ग्रीनलैंड पर कुछ करेंगे, चाहे वो पसंद करें या ना करें। 10 जनवरी 2026 को पता चला कि ट्रंप को ईरान पर हमले के विकल्प बताए जा रहे हैं। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सरकारी दमन के जवाब में ट्रंप स्ट्राइक के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। यह अमेरिकी इतिहास में एक नया और खतरनाक दौर है, जब एक साथ कई देशों को धमकियां दी जा रही हैं। तो 1776 से लेकर आज तक अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया? लोकतंत्र और तकनीक, या फिर युद्ध और बर्बादी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1961 में चेतावनी दी थी कि अगर मिलिट्री और कॉर्पोरेट जगत मिल गए तो युद्ध कभी खत्म नहीं होंगे। और देखिए, आज अमेरिका की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हथियारों की बिक्री पर टिका है। युद्ध होते रहते हैं तो हथियार बिकते रहते हैं। अमेरिका अपने देश के बाहर युद्ध इसलिए लड़ता है ताकि युद्ध उसके घर तक ना आए। वो अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए दुनिया के हर कोने में हस्तक्षेप करता है, लेकिन किस कीमत पर? ब्राउन यूनिवर्सिटी की कॉस्ट्स ऑफ वॉर रिपोर्ट के मुताबिक 2001 के बाद से वॉर ऑन टेरर में अमेरिका ने लगभग $8 ट्रिलियन खर्च किए हैं और करीब 9 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सवाल है कि क्या अमेरिका आज भी वही लैंड ऑफ लिबर्टी है या फिर एक ऐसा वॉर मशीन बन चुका है जिसे रुकना नहीं आता? इतिहास गवाह है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। क्या लगातार युद्ध अमेरिका के पतन के कारण बनेंगे? ये सोचने वाली बात है। और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी भी दी है। तो वो चाहते क्या हैं, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन आप अमेरिका की इस पूरी युद्ध की यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं?
कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं।